प्रीलिम एग्जामिनेशन को ख़त्म हुए आज तकरीबन 120 डेज से ज़्यादा हो गया है। 4 महीने ख़त्म हो गए हैं। तो आई बिलीव कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये वीडियो मैं 5 दिन पहले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट अगर इसे देखेंगे सो आपको एक आइडिया रहेगा कि नेक्स्ट 3 महीने में अगर आपने ये चीज़ को इग्नोर किया तो आप एक फेलियर की तरफ आपका पहला कदम बढ़ा चुके हो। और रिजल्ट के दिन अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई भी कर जाते हो तो यू शुड नॉट बी हैप्पी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि मेंस में दिक्कत देगा आपको अगर आपने ये 3 महीना यूटिलाइज नहीं किया। देखो, मई में आपका एग्जाम था, जून खत्म, जुलाई खत्म, अगस्त खत्म, सितंबर भी लगभग खत्म होने वाला है। तो ये 4 महीने में आपने जितनी पढ़ाई की है, ट्रस्ट मी बहुत पढ़ाई है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपने जो है आपका एमसीक्यू सॉल्व किया होगा, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े होंगे, आपने ऑप्शनल का एटलीस्ट 30 to 40% आप करके बैठे होंगे, राइट? अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो इतना सब कुछ पढ़ाई अगर आपने किया है तो ट्रस्ट योर सेल्फ और आगे जा करके आप अपना जो है नेक्स्ट स्टेप होता है ना कि यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, तो आप वहां पे जाके वो चीज अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो अक्टूबर महीना है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 90 डेज। सो ये 90 डेज आपको इसका रिजल्ट कब दिखेगा पता है? जब आप प्रीलिम एग्जाम को क्वालिफाई करोगे और क्वालिफाई करके जब आप मेंस के लिए जाओगे और मेंस में अगर आपका जो है 10-20 मार्क्स से रहे, सो आई डोंट वांट यू आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मतलब सबसे डिफिकल्ट फेज से अगर आप लोगों को पछाड़ करके निकले हो तो यार एक स्टेप आगे जाओ, मतलब मेंस को क्लियर करो। तो करना कैसा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें हम अक्टूबर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिवीजन करना है। आपने आपने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ा होगा, बट जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी नई चीज़ें आती जाएंगी। यूपीएससी के एग्जाम में यही है कि सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या फिफ्थ अटेम्प्ट में हो, कोई फर्क नहीं होता है, सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला आपका। तो आप जो है रिवीजन करोगे। अब रिवीजन किसका करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को छोड़ के कोई एनसीईआरटी मत पढ़ना, कुछ फायदा नहीं होगा आपका। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एनसीईआरटी को रिवीजन करना स्टार्ट करो। अब इसका रिवीजन अगर खत्म हो जाता है देन गो विद द स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी है, ये चार आपका कोर सब्जेक्ट है। ये चार अगर आप बहुत अच्छे से अगर कर जाते हो और बाकी का जो है एक जनरल सा, मतलब एक बेसिक भी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करोगे नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में, तो आपका प्रीलिम निकल जाएगा। तो आपको ये जो चार सब्जेक्ट है इसका रिवीजन करना है, या इसकी पढ़ाई अगर बाकी है तो इसको पहले ध्यान देना है। ठीक है, अब ये आपने कर लिया तो उसके बाद व्हाट यू कैन डू, ऑप्शनल। ये जो 90 डेज है इसमें मेरा मानना यह है कि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा ऑप्शनल के लिए। एक बार जनवरी आ जाता है तो जैसे अभी 4 महीने खत्म हो गए, आपको पता भी नहीं लगा। तो जब एक बार जनवरी आ जाता है तो टाइम इससे तेज भागेगा। ठीक है, आपका जनवरी का अप्रैल कब होगा आपको पता नहीं चलेगा, और उस वक्त आपके पास कोई टाइम नहीं होगा कि आप ऑप्शनल को खोल के भी देखें। तो ये वो टाइम है जहां पे आप अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपने सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हो। तो यू शुड प्रैक्टिस योर ऑप्शनल। आपका ऑप्शनल में रिविजन और प्रैक्टिस से ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 10 ईयर का, 10 साल का पेपर निकालो। वो पेपर निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है तैयारी करो, आंसर राइटिंग करो। मेरा मानना यह है कि अगर पढ़ाई आपकी नहीं हुई है कंप्लीट सो इट्स ओके, बट देखना दिसंबर तक तो एटलीस्ट ऑप्शनल आपका 70% कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है देन एक रेड सिग्नल आ जाता है वहां पे कि कुछ ना कुछ कमी है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, वो पहली चीज कर लेना। दूसरा, अब ऑप्शनल हो जाने के बाद देखो, वैसे तो अभी आप देख रहे होंगे ऐसे जो ऐसे आता है क्वेश्चन, उन्होंने करंट अफेयर बेस ऐसे पूछना छोड़ दिया है। वो आपको पूछेंगे फिलोसॉफिकल ऐसे, और फिलोसॉफिकल ऐसे लिखने के लिए इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, हिंदी की अंडरस्टैंडिंग, या जो भी लैंग्वेज में आप लिखोगे उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और यू शुड हैव दैट माइंडसेट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही आपको वहां पे करना है। और मोर और लेस मेरा ये कहना है कि ऐसे राइटिंग को एटलीस्ट आप एक 14 डेज में एटलीस्ट कम से कम एक ऐसे लिखो। उससे फायदा ये होगा कि जब आप प्रीलिम एग्जाम को क्लियर करोगे तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने कम से कम 4 से 5 ऐसे लिखा है, आपको कुछ पता है। ऐसे ही नहीं कि रैंडमली उठ के जा रहे हो ऐसे के पेपर देने के लिए, उससे फायदा नहीं होगा। वहां पे अगर आपके 30 नंबर कम आ गए, आपको 130 मार्क्स मिल सकता है, बट वहां पे अगर 100 मार्क आ गए तो सोच के देखिए 30 मार्क्स में कम से कम आपको 300 एस्पिरेंट मिलेंगे। ये मेरा अपना खुद का एग्जाम्पल है, मेरा खुद का एक रियलाइजेशन है इस एग्जाम्पल लेकर के कि ऐसे, ऑप्शनल और एथिक्स, ये तीनों या तो आपका रैंक बनाएगा या तो आपका रैंक कंप्लीटली बिगाड़ करके रख देगा। तो इस चीज को अच्छे से पढ़िए ये 3 महीने में। उसके बाद अगर आपका टाइम मिलता है तो नवंबर के एंडिंग में या दिसंबर दिसंबर के स्टार्टिंग में आप कम से कम जो है आंसर राइटिंग को लेकर के आप एक हफ्ते में एटलीस्ट 10 आंसर्स लिखोगे। या जिनके पास टेस्ट सीरीज देने का मौका है, जो थोड़े मतलब मान लो पैसा है आपके पास, तो टेस्ट सीरीज लगाने का दिसंबर से अच्छा टाइम नहीं होता। दिसंबर, जनवरी अगर टेस्ट सीरीज के लिए जा रहा है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बेनिफिट ही देगा। तो ये आपको करना है, टेस्ट सीरीज देना है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद देखो कि आपका मार्क्स कहाँ पे कम हो रहा है, आपको सजेशन में टीचर क्या बोल रहे हैं करने के लिए, वो सब आप करिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब दिसंबर का महीना आएगा तो यहाँ से मेरा मानना है अब तक आप जो है 7 घंटा मैक्सिमम या 8 घंटा मैक्सिमम पढ़ रहे होंगे, उससे आपका तैयारी एक अच्छे स्मूथ तरीके से अब तक चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही दिसंबर आ जाएगा तो दिसंबर आ जाने के बाद आपको कम से कम जो है वो 9 घंटा पढ़ना है।
अगर आप 9 घंटा नहीं पढ़ोगे दिसंबर से, तो आप जो है पीछे रह जाओगे। ये मेरा मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका ज़्यादा रिवीजन करने का चांस होगा, ज़्यादा रिवीजन करोगे तो हो सकता है आप गलतियाँ कम करोगे ज़्यादा प्रैक्टिस होने के कारण। तो दिसंबर में जाके कम से कम 10 MCQs और आपको दिन का जो है एटलीस्ट 1 से 2 आंसर राइटिंग वहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो ऑल इन राउंड आई वुड लाइक टू से समराइज दिस थिंग कि अभी फिलहाल के लिए अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस, जैसे कि ऑप्शनल का सिलेबस है, उसको कंप्लीट करने को देखिए। दूसरा जो है ऑप्शनल का रिवीजन भी साथ में कीजिए। जैसे आपका मान लो वीकेंड है, वीकेंड पे आप क्या करते हो? वीकेंड पे मेरा कहना है हमेशा से यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको रिवीजन करना चाहिए, और बच्चे वो करते नहीं है। आई न्यू इट, जब मैं भी आपके टाइम पे था तो मैं भी यही सोचता था कि कुछ और नया चीज़ पढ़ लेता हूँ रादर देन रिवाइजिंग इट। तो ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप रिवीजन को थोड़ा कम प्रायोरिटी दोगे, और लास्ट में आपको चीज़ें जब मेंस में ना, यू विल स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग ब्लर। आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार आपने जितना पढ़ा है उसका आधे का आधा भी अगर आप पेपर में लिखते हो ना तो आप टॉपर हो, है ना। बट वो नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों का रिकॉल इतना नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो एक चीज़ करना है, और उसके बाद लास्ट में आपका जो अक्टूबर है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपका एनसीईआरटी रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं मेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, नॉट प्रीलिम्स। ओके, एनसीईआरटी का रिवीजन ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, उसके साथ में ऑप्शनल का कंप्लीट एटलीस्ट 70% तक आपका अक्टूबर एंडिंग नवंबर एंडिंग तक हो जाना चाहिए, और दिसंबर तक मेरा मानना है 90% अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है। तो वो एक चीज़ करना है आपको नेक्स्ट 90 डेज में। तीसरा जो है आपका एथिक्स और आपका एसे राइटिंग, उसको भी अच्छे से इंप्रूव कर लीजिए। साथ ही में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, अगर वो पैसा नहीं है इतना, तो 10 MCQ दिन के सॉल्व कीजिए, और कम से कम एक आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। और ये सब करने के लिए टाइम कितना लगता है? देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज आप 4 घंटा पढ़ते हो, ऑप्शनल आप 2 घंटा पढ़ोगे, कितना हो जाता है? 4 2 6 1 7, 7 घंटा होता है। आप 7 घंटे की पढ़ाई में इतना चीज़ें अगर आपने कवर कर लिया, आपको बस 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है सी सैट के लिए। क्योंकि सी सैट को आप यहाँ से देखो, सी सैट अब वो ये क्वालिफाइंग नहीं रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं सी सैट को मतलब एक 1 मंथ या 2 मंथ पहले प्रैक्टिस करूंगा और चला जाऊंगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो वो हो सकता है, बट अगर मैथ्स कमजोर है, वीक है, और आप सी सैट में फेल हुए हो, और बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे जो सी सैट में फेल हो रहे हैं आजकल, तो सी सैट को हल्का लेना, मतलब एक अटेम्प्ट को गुड बाय कर देना। तो उससे अच्छा है कि आपको अभी टाइम है, तो अभी आपने 1 घंटा या हाफ एन आवर भी आंसर राइटिंग और सी सैट के लिए दे देना। उससे होगा ये कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेरा जो वीडियो है पुराना सी सैट पे कि कौन सा टॉपिक करना है, अगर आप सी सैट में वीक हो तो ये वाले वीडियो जो है उसको देख लेना। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सी सैट में आपको कौन कौन सा टॉपिक करना है, एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सी सैट आप 90 डेज तक पढ़ते हो, तो आप दिसंबर में जाके सी सैट का टेस्ट दे सकते हो, है ना। और सी सैट का 4 से 5 टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा, अगर आप 50 के नीचे ला रहे हो तो आपको कितना पढ़ाई करना है, अगर आप 90 के ऊपर ला रहे हो तो आपको क्या करना है। तो एक एक क्लैरिटी मिल जाएगा। एक मतलब होता है ना कि यार युद्ध युद्ध में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा वेपन है, उसका यूसेज क्या है, उसका पॉलिसी क्या है, सब आपको पता होना चाहिए, राइट। तो उसी हिसाब से जब आप एग्जाम को जाते हो तो आपको उसका सिलेबस पता है, आपको उसका क्वालिफाइंग मार्क्स पता है, एक आइडिया है। तो उस हिसाब से अगर प्रैक्टिस करके जाओगे, प्रैक्टिस करते हुए फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा। हर टॉपर ने बस एक ही बात कही है कि रीडिंग इज इक्वल टू सक्सेस। जितना रीडिंग करोगे जितना ज़्यादा फायदे में रहोगे। बट अगर आपको इस एग्जामिनेशन को जल्दी क्वालिफाई करना है, मतलब आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप क्या कर सकते हो? रिवीजन और प्रैक्टिस। खाली रीडिंग से काम नहीं चलेगा, हो सकता है 3 अटेम्प्ट लग जाए आपको क्लियर करने में, पता नहीं उसके बाद भी होगा या नहीं। बट अगर जितना पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे, तो आपके चांसेस जो है, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, आपका 20 to 30% चांस बढ़ जाता है इस एग्जाम को क्लियर करने का, वो भी जल्दी। So follow this strategy, और so if you like this video you can share it with your friends, and if you got any doubts, आपका अगर कोई डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।